नमस्कार। आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम मौजूद हैं आज ऐसी शख्सियत के बीच में जहां इनको गीता दीदी कहे या शेरनी, कोई अंतर नहीं है। कैंसर से जूझ कर ये सामने आई है और जीवन के प्रति इतने लगाव के साथ इन्होंने ऐसी लड़ाई लड़ी है कि आज एक हर इंसान के रूप में अपनी जगह बना पाई हैं। हर किसी के दिल में इनकी एक अलग प्रति है, अलग छवि है। तो आइए हम इससे कुछ बातचीत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका समय साक्ष्य में। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, कैंसर एक बहुत ही भयानक बीमारी हम मानते हैं, कैसे आप इससे लड़ने की आपको हिम्मत आई यहाँ पर? देखो, ऐसे होता है कि कैंसर एक इतनी खतरनाक बीमारी है कि जैसे आपको पता चलता है कि आपको कैंसर हो गया, जैसे डॉक्टर आपको बताते हैं, आमतौर पर मरीज को नहीं बताते, डॉक्टर घर वालों को बताते हैं। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि डॉक्टर का मुझे फ़ोन आया क्योंकि मेरी ऑपरेशन के बाद जो बायोप्सी हुई थी उस बायोप्सी की रिपोर्ट आई और डॉक्टर ने कहा कि गीता जी आपकी रिपोर्ट जो है वो मैलिग्नेंट आई हुई है। और तो मैंने बोला कि डॉक्टर क्या मुझे कैंसर है? तो उन्होंने बोला ऐसा ही कुछ है। मैंने बोला आपको जो भी बात करनी है आप डायरेक्ट मुझसे कीजिए, मेरे घर वालों को शामिल मत कीजिए उसमें। जब किसी भी व्यक्ति को कैंसर के बारे में पता चलता है कि मुझे कैंसर है तो वो डर जाता है। सबसे पहले वो डर जाता है बहुत बुरी तरह से। और वो डरने के बाद उसको नेक्स्ट सेकंड के अंदर, सेकंड के 100वें हिस्से में उसको याद आता है पैसा, कि पैसा कहाँ से आएगा इलाज के लिए, क्योंकि कैंसर का इलाज बहुत खर्चीला है। और आमतौर पर हम जैसे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं जो गरीब लोग हैं, उनके लिए कैंसर का इलाज बहुत खर्चीला हो जाता है। और अंततः फिर अगर इलाज ठीक ढंग से नहीं हो पाया या बीमारी बहुत बढ़ गई तो फिर अंततः मौत होती है। और इलाज करने के बाद में भी अगर देखभाल ठीक ढंग से नहीं होए तो अंततः मौत होती है। ये लोगों के दिमाग में बात है और मैं भी तो इंसान हूँ, तो मेरे दिमाग में भी बात आई। एक सेकंड के लिए मौत का मेरे दिमाग में भी आया। मुझे लगा कि मुझे कैसे कैंसर हो सकता है। मतलब मुझे अपने, हर व्यक्ति को अपने ऊपर घमंड होता है, मुझे भी बहुत घमंड है कि मैं बहुत सक्रिय हूँ, बहुत इधर उधर दौड़ती हूँ, खाने पीने में ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुझे लगा कि मुझे कैसे। फिर मैंने तुरंत सोचा इस बात को कि किसी को भी क्यों, सब तो ऐसे ही हैं, जैसे मैं हूँ वैसे सब हैं, सारे इंसान हैं। तो किसी, अगर हमारे समाज में किसी भी व्यक्ति को, इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को कैंसर होता तो क्यों, इतनी खतरनाक बीमारी क्यों, ये तो अगर सबको होता है तो फिर मुझे क्यों नहीं। तो एक जब मैंने ऐसे सोचा अपने आप को तो मुझे थोड़ा तसल्ली सी हुई। फिर मेरी बहन मेरे सामने थी और मेरी बहन ने कहा, मैंने अपनी बहन से कहा कि भाभी मेरे को थोड़ा असहज तो होता है व्यक्ति थोड़ी देर के लिए। तो मैंने कहा मेरा बेटा बहुत छोटा है अभी। उसने बोला तेरा दिमाग खराब है, 21-22 साल का लड़का छोटा होता है क्या? वो बालिग हो गया है, अपने आप अपनी ज़िंदगी को चलाने लायक हो गया है, और तुझे क्यों? फिर मुझे लगा हाँ ठीक ही तो कह रही है। मेरा बेटा उस समय बी वो कर रहा था, बीटेक कर रहा था, फाइनल था उसका, और 21-22 साल का हो गया। मुझे लगा बालिग तो है, इतने बड़े बच्चे। हम तो, हमारी माँ की जब डेथ हुई थी तो मेरी छोटी बहन 2 साल की थी और मैं बहुत छोटी थी, तो हमने भी तो सर्वाइव किया। तो सारे लोग जो दुनिया में पैदा हुआ है वो सर्वाइव करता है अपने तरीके से। तो वो एक उस तरह की बात नहीं थी। लेकिन पैसा की इंतज़ाम करना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और मेरी बहन ने कहा कि तू क्यों चिंता करती है, पहले पता तो चले कि बात क्या है। फिर हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से मैंने खुद बात करी। डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप सेकंड ओपिनियन ले लीजिए। तो हमको लगा कि कहाँ ली जा सकती है, तो या तो एम्स में दिल्ली, और यहाँ एम्स उस समय क्या मैं ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट वहाँ स्टार्ट नहीं हुआ था। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जॉली ग्रांट में स्टार्ट हुआ था तभी। तो हम लोगों ने बहुत सोचा समझा। मेरी बहन, अब हमारे घर में हम ही लोग दो हैं, मैं और मेरी बहन, और तो कोई है नहीं। तो हम दोनों ने, मेरी बहन ने कहा कि दीदी तू चिंता मत कर, हम ऐसे करते हैं कि हम इलाज, तब तक मेरा बेटा भी आ गया 2-3 दिन के बाद, हम लोग कराते हैं जॉली ग्रांट में। जॉली ग्रांट हमारे लिए नज़दीक रहेगा। अभी स्थितियाँ बहुत सामान्य हैं, लेकिन इलाज कराते कराते कौन सी स्थितियाँ होंगी, हमें नहीं पता था कि कैंसर का इलाज कैसे होता है। हमें नहीं पता था कि कैंसर, हमने तो कैंसर की, मेरी दीदी की डेथ हुई थी तो हमने अपनी दीदी को बहुत कमज़ोर और ऐसे घिसते हुए देखा था। तो एक डर था कि ऐसे में क्या होगा। तो बस फिर उसके बाद हमने तय करा कि हम ऋषिकेश जाएंगे, और तब मेरा बेटा भी आ गया। उसके बाद पैट स्कैन के लिए गए वहाँ, और पैट स्कैन में तो हो ही गया था वो कि लिम्फोमा हॉटकिन करके मेरे एक पैच बना हुआ था बड़ा सा, जो 3rd स्टेज में था। और डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपको मैं 6 कीमो दूंगा पहले, 6 कीमो के बाद मैं आपको पैट स्कैन कराऊंगा दोबारा से। पैट स्कैन कराने के बाद में तब मैं तय करूँगा कि और बाकी कीमो कितनी देनी है, तो दवाई का कितना असर हुआ है और कीमो की ज़रूरत है कि नहीं है, और कितनी और कीमो देनी है। तो बस उसके बाद अस्पताल के चक्कर लगने लगे।
जिस दिन मुझे पता चला कैंसर का, उस दिन ये तो दिमाग में तय हो गया था बिल्कुल कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया पलट जाए, मुझे कैंसर से नहीं मरना। मैंने डॉक्टर से कहा था कि डॉक्टर मैं हार्ट अटैक से मर जाऊंगी, मैं एक्सीडेंट से मर जाऊंगी। वैसे मुझे एक्सीडेंट से बहुत डर लगता है, लेकिन मैं एक्सीडेंट से मर जाऊंगी और तरीके से मर जाऊंगी। मरने के लिए बहुत तरीके होते हैं, कुछ ना कुछ बहाना होता है, पर मुझे कैंसर से नहीं मरना, ये वाला बहाना मेरे लिए नहीं है। ऐसा मैंने तय किया था और ये सोचा था कि कैंसर को तो किसी न किसी तरह हालत में पछाड़ना ही है। कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि अगर आपको ऐसी कोई भयानक बीमारी है, सबसे ज़रूरी है आपका मानसिक संतुलन होना, कि अगर आप मानसिक संतुलन है तो ऐसा है ना, जब कैंसर का आपको पता चलता है तो आदमी डर जाता है और डर से उसका दिमाग मर जाता है। ठीक है, जब दिमाग मरता है तो इंसान का शरीर मरने लगता है। तो क्या होता है कि अगर आपका दिमाग अलर्ट है, अगर आप दिमाग से एकदम सक्रिय हैं, तो फिर आप को कोई बीमारी मार नहीं सकती। मरना तो मेरे को भी है, दुनिया में जो आया है उसने जाना है और मुझे भी जाना है। कोई जल्दी जाता है, कोई बाद में जाता है, तो जाना एक ही चीज़ सब जानते हैं कि हमें जाना है। तो उससे किस बात का, जाने से किस बात का डर, पर बीमारी के घिसने से डर है। और मैं तो बिल्कुल नहीं डरी। मैं ये भी कहती हूँ कि कैंसर जैसे सर्दी जुकाम बुखार ऐसे होता है, बहुत मुश्किल और खर्चीला इलाज है। शुरू में डॉक्टर ने जब मुझे कहा कि आपको कीमो होंगी और कीमो के, मैंने बोला एक कीमो में कितना लगेगा? उन्होंने बोला आपको 6 कीमो में लगभग 3.5-4 लाख रुपया लगेगा। तो मेरे लिए तो मेरे जहाँ मैं काम करती थी वहाँ मुझे बहुत कम सैलरी मिलती थी, 30,000 रुपये। उस 30,000 रुपये में मेरी गृहस्थी भी चलती थी, मेरा बच्चा भी पढ़ रहा था, मेरे सामाजिक सरोकार भी हैं, मेरे बहुत सारे लोगों को चंदे देती थी। कुछ लोगों को, वैसे बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को मदद भी करने की इच्छा होती थी, जितना हो सकता था उतना करते भी थे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे हम आपको बताते चले कि गीता गैरोला जी एक लेखिका भी है, उन्होंने कई पत्रिकाएं लिखी हैं। ऐसे में उनसे बात करेंगे कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं जो है कहीं ना कहीं अभी चरमाई हुई सबको दिखती है। तो क्या लगता है आपको या उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को? उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवा नहीं, पूरे देश की स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं। कोविड-19 ने औकात में ला दिया देश को, बिल्कुल उसकी उसकी हैसियत दिखा दी कि आपने सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज करोगे, आप सारी चीज़ों को आप जो है अस्पताल को आप अपग्रेड नहीं करोगे, आप डॉक्टर्स को अपग्रेड नहीं करोगे, आप नर्सेज का पूरा स्टाफ अपग्रेड नहीं करोगे, आप इंस्ट्रूमेंटल अपग्रेडेशन नहीं करोगे, आप दवाइयों की खरीद तमीज़ से नहीं करोगे, है ना। आपने जब कुछ चीज़ स्वास्थ्य जो सरकार, जो हमारा मौलिक अधिकार है स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य और शिक्षा हमारा संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार है। जब हमने उस मौलिक अधिकार के लिए, आपने हमारी जो मौलिक अधिकार की पूर्ति करने वाली जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी, उन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को आपने प्राइवेटाइज की तरफ धकेलना शुरू कर दिया और उन व्यवस्थाओं को देखना बंद कर दिया। सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जब उन्होंने कर दिया तो कोविड-19 ने बिल्कुल उनको, पूरे देश के वासियों को भी, जो लोग प्राइवेटाइज को अच्छा मानते थे, जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट इलाज भी करा सकते हैं। मेरी तो कमर टूट गई कैंसर का इलाज करा सकते हैं। आर्थिक तौर पे इतनी परेशान अभी भी मुझे कैंसर के इलाज सर्वाइवर होने के बाद मुझे अपने लिए घर गृहस्थी चलाने के लिए, दवाइयों के लिए कमाना पड़ता है ना। तो ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति, मेरे अंदर तो चलो हिम्मत थी, हुनर था, है ना। मैंने अपने हुनर को पहना कर रखा था, तो मैं अपने हुनर के बलबूते 4 पैसे कमा लेती हूँ, अपनी दवाइयों का खर्चा निकाल लेती हूँ। लेकिन जो नहीं निकाल पाते उनका क्या स्थिति है? तो सरकार की व्यवस्थाएं अभी भी कैंसर जैसे इलाज के लिए सरकार के पास में नुकत व्यवस्थाएं नहीं है। अब कहते हैं वो कि सरकारी अस्पतालों में उन्होंने ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट खोल दिया है, लेकिन कितना एक कैंसर के मरीज को कितना क्योर की ज़रूरत है, मैं जानती हूँ ना। कितनी सफाई की ज़रूरत है, किस तरह की उसकी दिक्कतें होती हैं, कैसे वो उबकाता रहता है, कैसे उसका शरीर टूटता रहता है ना, किस तरह उसके खान पान की व्यवस्था होती है। कुछ नहीं, सरकार की तरफ से बीमारों के लिए कोविड-19 में हमने देख लिया, जो लोग एडमिट हुए वो लोग अंततः मर के निकले वहाँ से। जो घरों में थे क्वारंटाइन, उनकी फिर भी अलग तरीके से देखभाल हुई। और अभी भी जो वैक्सीनेशन जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में चल रहा है, अभी तक इतने दिन, 1 महीना होने के बावजूद भी हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों को पूरा वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। ये स्थितियां हैं, तो इतनी लचर हैं। आपने कहा कि सरकार जो है वो सारा जो महिलाओं का जो बच्चा पैदा करने का जो पूरा सिस्टम है, उसको आप इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर रहे हैं, संस्थागत कर रहे हैं। आपने पूरी दाइयों का पूरा सिस्टम गांव से हटा दिया, कहा अनहाइजीनिक है, ठीक है। और वो जो दाइयाँ जो परंपरागत तरीके से पहाड़ के औरतों की सहायता करती थी, वो दाइयों का पूरा सिस्टम आपने खंडित कर दिया। उसके बाद आपने संस्थागत कर दिया। संस्थागत करने की स्थितियाँ क्या हैं? रोज़ औरतें, लड़कियाँ मर रही हैं, रोज़ हमें खबरें मिल रही हैं कि फलानी जगह में एक लड़की जो है उसका बच्चा पैदा करते समय मर गई। तो ये व्यवस्था है हमारी
ये जो हमारा जिसके लिए सरकार ने, मतलब हमारी सरकार ने इतने दावे करे थे छाती ठोक ठोक के कि हमारा जो है 108 जो एम्बुलेंस सेवा है, और उसने कुछ दिन अच्छा काम भी किया। आजकल उनके पास एम्बुलेंस में पेट्रोल भरने के पैसे नहीं है। एम्बुलेंस सेवाएं पूरी 108 सेवा पूरी चरमराई हुई है। नाम तो तुमने 1000 बदल दिए, मगर तुमने व्यवस्था नहीं करी ठीक, नई खरीदारी नहीं हुई, उनको ठीक ठाक नहीं किया गया है, उसमें स्टाफ को ठीक ठाक नहीं किया गया, उनको ज़्यादा नहीं अधिक मात्रा में, जब इतनी दूर दूर हमारा कहाँ हमारा चमोली है, कहाँ हमारा पिथौरागढ़ है ना, और कहाँ हमारा यमुना वैली है, कहाँ हमारा गंगा वैली है। तो इन जगहों में इतनी दूर दूर जाने के लिए उन खतरनाक रास्तों में आप संस्थागत डिलीवरी की बात करते हो, और व्यवस्थाएं आपकी सारी, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, अस्पताल में आपकी एएनएम अस्पताल में होती है, एएनएम बेचारे को डिलीवरी कराने की वो ही नहीं होती, परमिशन ही नहीं होती, तो कौन करेगा? फार्मासिस्ट करेगा, कौन करेगा बताओ? ये हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के हालात। आप एक समाज सेविका के रूप में भी काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं, ऐसे में महिलाओं की दिशा किस प्रकार से देखती है? आज आप पहाड़ों पर जो है महिलाओं की स्थिति कहीं ना कहीं आज भी खराब लगती है। पूरे देश में ही खराब है, पूरे विश्व में ही खराब है। ठीक है, अपने अपने देशों में कुछ कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, हमारे देश में भी कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं, ऐसा नहीं, हम बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। आज भी महिलाओं, सबसे बड़ी स्थिति क्या है? आप कहते हो कि सड़कों में बहुत सारी महिलाएं दिखती हैं, बाजारों में बहुत सारी महिलाएं दिखती हैं, खरीदारी करती हुई बहुत सारी महिलाएं दिखती हैं, नौकरी करती हुई। कौन सी महिलाएं हैं नौकरी करती हुई? सारे असंगठित क्षेत्र में महिलाएं हैं ना। उन महिलाओं को क्या मैटरनिटी लीव मिल रही है? 6 महीने की मैटरनिटी लीव देते हो आप। जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रही हैं, क्या उनको मातृत्व लाभ मिल रहा है? क्या वो 6 महीने की मैटरनिटी मिल रही है? क्या उनको उस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं? ये नहीं है। और जब उनको नौकरी, जब वो बच्चा पैदा करने के लिए होती है, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। जरा वो शारीरिक तौर पे अक्षम होती है, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो कौन सी वाली व्यवस्थाएं हमने महिलाओं के लिए करी हैं? जरूर दिखती हैं महिलाएं बाजारों में, और जरूर दिखती हैं वो कहते हैं कि महिलाओं की खरीदने की, बाजार के अंदर खरीदने की ताकत बढ़ गई है, इसलिए वो सशक्त हो गई हैं। तो बाजार को आपने इतना ज़्यादा थोप दिया है तो लोग खरीदेंगे नहीं। जो भी खरीदेंगे थोड़ा बहुत, इतना मतलब आपने इतना लालच दे दिया है लोगों को कि अगर 4 पैसे भी हैं लोग, तो वो 4 पैसे भी आप उनसे लूट खसोट दे रहे हो। तो कौन सी स्थितियों की बात कर रहे हैं हमने उनके लिए शिक्षा की व्यवस्थाएं कौन सी नियुक्त करी हैं, स्वास्थ्य की, और आपने जो समानता, क्या हमने फीमेल फिटिसाइड खत्म कर दिया? क्या औरतों में हमारा सेक्स रेशो एकदम ठीक से हो गया है? हमारे राज्य का अलार्मिंग सेक्स रेशो चल रहा है ना। क्या उन्होंने सेक्स रेशो में कुछ परिवर्तन? अब 2021 में देखेंगे हम इनकी जनगणना कि क्या बोलती है। 0 to 6 अलार्मिंग हो गया है हमारे यहाँ। जब लड़कियां पैदा ही नहीं होने दे रहे हो तो उनकी स्थिति के सुधार की बात क्या करते हो? इतने सारे क्या नाम है, सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी हर संस्थान में गठित करी है, सारी सोई पड़ी हैं, है ना। क्या जब महिलाएं और पुरुष साथ काम करते, क्या लड़कियों के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं होता होगा? कहाँ पर रिपोर्ट हो रही है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट की रिपोर्ट? क्या कर रही हैं इनकी सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटियाँ? सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ा रखा है इन लोगों ने, है ना। किसी भी विभाग में जाओ आप, गिने चुने विभागों को छोड़ के कहीं सेक्सुअल हैरेसमेंट की कमेटियां सक्रिय नहीं है। तो कौन सी सुरक्षा की बात करते हैं हमने महिलाओं की सुरक्षा करने की पूरे इंतजाम कर दिए हैं क्या? कैसे निकलेंगी महिलाएं? कैसे जाएंगी इंस्टीट्यूट में? कैसे जाएंगी रात बिरात सुबह शाम काम करने के लिए? कैसे करेंगी जब सुरक्षा की गारंटी कहीं ना कहीं एक सवाल आता है कि आज भी जो है महिलाओं की सुरक्षा चरमाई सी नजर आती है। बिल्कुल चरमराई हुई है। तुम देखो सड़कों पे, तो ये कहते हैं कि साहब बलात्कार के केस बढ़ गए हैं, तो बलात्कार के केस बढ़े नहीं है, बलात्कार के इतने ही होते थे। महिलाएं अगर काम के लिए बाहर निकलेंगी तो दिखाई देंगी ना सामने, जब दिखाई देंगी तो केस भी बढ़ेंगे। तो जब आपने महिलाओं को बाहर निकालने के लिए व्यवस्थाएं करनी और महिलाओं को मजबूर, आपका बाजार इतना ज़्यादा हावी हो गया है कि बिना दोनों जनों की कमाई जो है काम नहीं चल रहा है। तो थोड़ी बहुत कमाई के लिए जब महिलाएं बाहर निकलती तो आपके सुरक्षा की गारंटी ये है कि हर तीसरी चौथी महिला को छेड़खानियाँ और सेक्सुअल हैरेसमेंट सहना पड़ता है। और कहाँ है सुरक्षा व्यवस्थाएं? क्या हमारा पुलिस व्यवस्था है कि कोई औरत जा करके और अपने आराम से बोल दे कि साहब मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है? 4 तो वहीं पर सेक्सुअल हैरेसमेंट करने को तैयार हो जाते हैं थाने में। उनकी नज़रें ही पहले औरत को चीरफाड़ करने लग जाती हैं। कैसी नज़रों से वो देखते हैं, कैसे वो पूछते हैं, कैसे वो बातचीत करते हैं, कैसे वो घूरते हैं उनको, है ना। उनके बात करने का तरीका कितना व्यंग्यात्मक होता है, कितना अश्लील होता है। ये है सुरक्षा व्यवस्थाएं। आपने जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, उन इंस्टीट्यूट को जेंडर सेंसिटिव बनाया, औरतों के लिए सेंसिटिव बनाया। आप औरतों की सुरक्षा व्यवस्थाएं तब नुकत कर सकते हो जब व्यवस्थाओं को, जो क्रियान्वयन इकाइयाँ, उनको सेंसिटिव बनाओगे औरतों के प्रति। जब वो बनी नहीं है तो फिर कौन सी व्यवस्थाएं? तो यहीं पर एक सवाल यही उठता है कि आज जो है इतना लोग कहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है हर क्षेत्र में आगे, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी वो इन हिंसा का शिकार यहाँ पर ज़रूर।
जितना ज़्यादा हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि निकलना हमारी मजबूरी है, हमारा गुजर नहीं हो रहा है दोनों जनों को। और आजकल शादी का बाजार देखो तुम, नौकरी करने वाली लड़कियां चाहिए सबको, बिना नौकरी करने वाली लड़कियों की शादी होनी मुश्किल हो रही है। तो भाई लड़कियां अगर निकल, चलो ये अच्छी पहल है कि लड़कियां घर से बाहर निकल करके कमाने के लिए निकल रही हैं, मगर अब जब लड़कियां ज़्यादा निकलेंगी तो आपकी नज़रें भी उतनी ज़्यादा बेईमान होती है ना, उतना ज़्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट झेलना पड़ता है, आपको धक्के खाने पड़ते हैं, आपको जो नोच देते हैं उसको खाना पड़ता है, कहीं पर आपको अश्लील इशारों पे सहने पड़ते हैं, कहीं पर आपको कोहनियों की धक्का मुक्की सहनी पड़ती है। तो कौन सी जगह ऐसी हैं? तो ये जो व्यवस्था है ना, ये तब मानसिकता जब बदली जाएगी, जब हमारा मानस बदलेगा, औरतों को सुरक्षित रखने का हमारा मानस बनेगा, औरतों के प्रति इज्जत बढ़ेगी हमारे दिमाग में, तब जाके औरतें सुरक्षित होंगी। एक सवाल यहाँ पर समानता को लेकर करते हैं कि जिस प्रकार से कहा जाता है कि महिलाएं पुरुष जो है समान है, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान अभी भी भारी है। अभी भी नहीं, पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं पितृसत्तात्मक है, और जब तक पितृसत्तात्मक व्यवस्थाएं सारे ढांचों को, परिवार को चलाएंगी, राजनीति को चलाएंगी, धर्म को चलाएंगी, समाज को चलाएंगी, महिलाएं हमेशा दोयम दर्जे में रहेंगी। पितृसत्तात्मक व्यवस्थाओं का मतलब पुरुष नहीं होता है, पितृसत्तात्मक व्यवस्थाओं का मतलब होता है जो पितृसत्ता को, उस ताकत को पोषित करते हैं। महिलाएं भी उसी पितृसत्ता का अंग है ना, महिलाओं का लालन पालन भी तो वही पितृसत्ता करती है। तो महिलाएं, हम भी तो हम बहुत पैट्रियार्कल हो जाती हैं कई बार, और हमारा पैट्रियार्कल होना इस बात का भी बहुत बड़ा कारण है क्योंकि हमारे पास में अपनी आजीविका के साधन नहीं है। अगर हम पैट्रियार्कल नहीं है और हम पैट्रियार्कल का विरोध करते हैं तो कहाँ जाएंगे? कौन देगा हमें रोटी कपड़ा? कौन हमको सुरक्षा देगा? कौन हमको घर देगा? तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम उनको फॉलो करते हैं, उनको डिक्टो करते हैं, जो वो कहते हैं हमको लगता है इसी में हमारी भलाई है, हम हाँ 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 करने लग जाते हैं। क्योंकि जो जो जिसके पास ताकत, जिस दादी बोलती थी, जिसका भत्ता खाना उसका गीता गाना, कि जिसका हम भात खाएंगे उसका तो गीत गाएंगे ही गाएंगे ना। तो वही हिसाब महिलाओं को भी तो यही पैट्रियार्कल सोसाइटी पालती पोसती है, उनकी कंडीशनिंग भी तो इसी दुनिया में होती है। वो भी तो उसी माँ का दूध पीती है जिस माँ का लड़के पीते हैं, तो वो भी पैट्रियार्कल होती हैं अक्सर। कार्यक्रम के अंत की ओर हम आते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पे महिलाओं को क्या संदेश आप देना चाहेंगी? मुझे तो लगता है कि एक दिन अंतर्राष्ट्रीय, मुझे पहले एक टाइम था, आज से कोई 20-30 साल पहले, जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को बहुत उत्सव की तरह मनाते थे। तो मुझे लगता है कि औरतों के लिए ये उत्सव रोज़ क्यों नहीं है? एक दिन का उत्सव मना करके तुम तो वही हो गया ना कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, उस दिन नाचे गाए और डोलियाँ डालियाँ निकाली और ढोलक ढालक बजाए, भजन गाए, खाया पिया और मस्त हो गए। तो औरतें भी कोई कृष्ण जन्माष्टमी की तरह या इसी तरह कोई उसकी हैं? अरे वो तो तुम्हारे समाज का अंग है, उनके लिए रोज आना, ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसे कार्यक्रम करो, ऐसी व्यवस्थाएं करो, ऐसी नीतियां बनाओ, ऐसी रणनीतियां बनाओ कि उनके लिए ज़िंदगी में रोज उनकी ज़िंदगी उत्सव की तरह ज़िंदगी गुजारने का उनको हम जानते हैं कि हर व्यक्ति की ज़िंदगी उत्सव नहीं होती है, पुरुषों की ज़िंदगी भी हमेशा उत्सव नहीं होती है, हम जानते हैं। उनकी ज़िंदगी में अलग तरीके के चैलेंजेस हैं, उनकी ज़िंदगी में अलग तरीके के संघर्ष हैं, तो हमारी ज़िंदगी में अलग तरह के संघर्ष हैं, मगर फिर भी हमारे लिए उतना स्पेस तो होना चाहिए ना जितना उनको दिया जाता है। हम उस स्पेस की बात कर रहे हैं, उस उत्सव की बात कर रहे हैं। एक दिन आपने माला पहना दी, शॉल पहना दिया, वाह वाह कर दी, और जितने भी जो एडवर्टाइजमेंट देखो तुम, एडवर्टाइजमेंट में महिलाओं को ये, महिलाओं को वो, उस दिन गुणगान कर दिए और दूसरे दिन अंदर रख के पिटाई कर दी कि कल क्यों गई थी माला पहनने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक दिन की बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का संदेश ये है कि आप महिलाओं का सम्मान करना सीखिए, आप मानसिकता बनाइए, आप उनको एक समाज के अंदर एक व्यक्ति की तरह स्वीकार करिए, उसको वस्तु की तरह, चीज़ों की तरह इस्तेमाल, संपत्ति की तरह इस्तेमाल मत कीजिए। एक व्यक्ति की तरह, वो समाज का महत्वपूर्ण अंग है, उसको व्यक्ति की तरह इस्तेमाल कीजिए, उसके व्यक्तित्व को स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय साक्ष्य में समय देने के लिए। यह थी हमारे साथ समाज सेविका गीता गैरोला जी, जिनका कहना है कि सिर्फ एक दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से कुछ नहीं होगा, वह भी इस समाज का एक हिस्सा है और रोज़ उनको उसी प्रकार से देखिए, उसको उनका क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जो उनका पूरा सहयोग कीजिए। तो अन्य जानकारियों के लिए भी देखते रहिए समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत, कैमरा पर्सन नेहा के साथ।